हेलो एंड वेलकम मनी 9 के खास शो हेलो मनी 9 में मैं सिमरनजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मार्केट पर नज़र भी बनाए रखे होंगे। आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हैं इस शो के साथ। बात करेंगे उन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की जो बाजार पर या फिर कंपनियों पर सीधा असर डाल सकती हैं। बात करेंगे कंपनियों के रिजल्ट्स की और शेयर्स पर उनके इम्पैक्ट की। साथ ही हमेशा की तरह आज भी स्टॉक मार्केट से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी और बाजार से जुड़ी जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, जो भी क्वेरीज हैं, उसे भी दूर करने का हमारा प्रयास रहेगा। आज जिन कंपनियों या फिर किन स्टॉक्स में हलचल है, कौन से आईपीओ की लिस्टिंग होनी है, कौन से आईपीओ खुल रहे हैं, कौन से आईपीओ लिस्ट हुए हैं, आपके लिए कौन सा आईपीओ फायदे का सौदा हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रचित खंडेलवाल जी। रचित जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर। रचित जी, आपसे अभी बात करेंगे आगे। एक बारी पहले मार्केट के हाल पर नज़र डाल लेते हैं कि आज मार्केट कैसी नज़र आ रही है सर। तो निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईडी, निफ्टी आईटी सभी में तेज़ी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप में फिलहाल यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। निफ्टी जो है वो करीब करीब 36 अंकों की तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। सेंसेक्स 150 अंकों की तेज़ी के साथ चल रहा है। निफ्टी बैंक इसमें करीब करीब 250 अंकों की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है और निफ्टी आईटी में भी 250 अंकों की यहाँ पर तेज़ी देखी जा रही है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में इस वक्त करीब करीब 235 अंकों की यहाँ पर गिरावट है। तो ये है बाजार का हाल। लगातार दूसरा दिन है जब बाजार में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो रचित जी, आप आज के बाजार को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, आज का बाजार या ऑल थ्रू द वीक आप देखें, एक सेंस ऑफ इनएक्टिविटी ज्यादा देखने को मिली है। वॉलिटिलिटी भी एक रेंज में ही देखने को मिली है। आप 3 दिन के लंबे वीकेंड पे जा रहे हैं, उसके दौरान आपको जो ट्रंप साहब की अलास्का की मीटिंग है वो भी होती हुई दिखेगी। उससे डिसीजन में थोड़ा सा मार्केट ना ओवर रीड करने की कोशिश कर रहा है एट द वेरी फेस ऑफ इट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक मीटिंग पे क्या ये ब्रेक थ्रू आ जाएगा, ऐसा थोड़ा मुश्किल लगता है। लुकिंग एट द सिचुएशन, जिस तरीके से जेलेंस्की साहब अपना स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट पुतिन साहब की है, कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब उसको प्रॉपरली मैनेज करते हुए दिखेंगे एक मीटिंग में। दैट इज टू मच ऑफ थिंग्स टू रीड। एक छोटी सी और डेवलपमेंट, एक छोटा सा मार्केट में बात चल रही है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब जो स्पीच देंगे मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उस स्पीच में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो सकता है जिसमें कहीं ना कहीं इंडियन डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ स्टोरी को लेके कोई एक अनाउंसमेंट करे। इफ नॉट टुडे, इन डेज टू कम वैसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। उसका आप लिंकेज ऐसे भी देख सकते हैं कि आफ्टर 2021 चाइना के साथ अब हमारी डायरेक्ट फ्लाइट भी चालू हो गई है, डायरेक्ट ट्रेड्स भी चालू हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यूएस के तरफ से जो प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है, उसके लिए जो हम ऑल्टरनेट्स ढूंढ सकते हैं वो ढूंढने में लगे हुए हैं। ये तो एक ओवरव्यू हो गया एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब आप 3 दिन के लंबे वीकेंड पे जा रहे हैं। एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपके पास ट्रेडिंग पोजीशन है और वो ट्रेडिंग पोजीशन में आपको डिसेंट प्रॉफिट्स हो रहे हैं, डेफिनेटली आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। 3 दिन में क्या होता है, मंडे गैप अप गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, टू डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। रेंज के हायर साइड पे ही है मार्केट, तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक करें। और इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा रुक जाएं, स्टॉक पिकिंग अपनी करके रखें और लेवल्स निकाल के रखें। जहां भी डाउन साइड में आपको स्टॉक पिकिंग करने का मौका मिले वहां पे करें। अभी एग्रेसिव पोजीशंस लेके जाने का बिल्कुल भी समय नहीं है। ठीक है सर। तो मतलब जो पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होनी है उस पर नज़र रहेगी और जो प्रधानमंत्री मोदी स्पीच देने वाले हैं 15 अगस्त के मौके पर, इस पर नज़र रहेगी। और मंडे को इन दोनों चीज़ों का जो असर है वो बाज़ार पर देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। एक बारी हम आगे बात अपनी जारी रखेंगे, लेकिन एक बार अभी तक के जो गेनर लूजर्स आज के रहे हैं इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी गेनर्स की अगर बात करें तो इसमें पहला नाम है विप्रो का,
इन्फोसिस, HDFC लाइफ और इटर्नल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। भारत की 24वीं सबसे बड़ी कंपनी इटर्नल बन चुकी है, यानी कि निफ्टी की कई कंपनियों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। निफ्टी लूजर की बात करें तो टाटा स्टील आज इसमें पहले नंबर पर रहा है। अडानी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंडाल्को निफ्टी लूजर्स में शामिल हैं। मिड कैप गेनर्स की बात की जाए तो इसमें मुथूट फाइनेंस, इसमें आज 10% से ज़्यादा की ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये भी मिड कैप गेनर्स का हिस्सा है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, कल्याण ज्वेलर्स, ये मिड कैप गेनर के हिस्से रहे हैं। मिड कैप लूजर्स की अगर बात की जाए तो इसमें पहला नाम आता है NMDC का। NMDC में आज गिरावट देखने को मिल रही है। मैक्स हेल्थ केयर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, NHPC, ये मिड कैप लूजर्स के हिस्से हैं। स्मॉल कैप गेनर्स की अगर बात की जाए तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ये स्मॉल कैप गेनर आज रिपोर्ट किया गया है। रिलायंस पावर, HBL इंजीनियरिंग और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये स्मॉल कैप गेनर रहे हैं। स्मॉल कैप लूजर्स पे बात करें तो ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, ITI लिमिटेड, गार्डन रीच और एजिस लॉजिस्टिक्स स्मॉल कैप लूजर्स के ये हिस्से रहे हैं। तो रचित सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो निफ्टी गेनर्स हैं इसमें स्पेशली अगर इटर्नल की हम बात करें तो इटर्नल ने कल अगर देखा जाए तो 24वीं ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। निफ्टी की कई कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। तो सर, आप इटर्नल को कैसे देखते हैं? जिनके पास इटर्नल है या जो इसमें एंट्री करना चाहते हैं, सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उनकी? देखिए, आपके साथ मैं शो पहली बार कर रहा हूं और इसलिए मुझे आपको ये एक ब्रीफ देना पड़ेगा। वैसे आई एम इनफेमसली फेमस एक चीज के लिए कि मैं बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ एटर्नल के, और उसके पीछे का बेसिक लॉजिक है, मुझे वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट भी लगता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। और जिस वैल्यूएशन पे चल रहा है, आप देखें अर्निंग्स बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड मैनर में आती हुई दिखनी चाहिए। क्यों चल रहा है, क्यों इसको इतनी वैल्यूएशन मिल रही है? इनफैक्ट आप ही के चैनल पे कभी रील भी अपलोड हुई थी कल, जो सुमित सर ने करी थी, और उसमें जो टाइटल था वो ये था कि बनाने वालों से बड़ा बन गया बेचने वाला। और रियलिटी है कि आप देखें जिस तरीके से वैल्यूएशन का एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग के पास पोजीशन है 324, 328, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले, यू शुड बुक एन एग्जिट। आई हैव नॉट बीन बुलिश ऑन दिस काउंटर, और इन वैल्यूएशंस पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके पीछे का एक और फंडामेंटल रीजन आपको बता दूं, जो पहले भी हम बता चुके हैं, कि क्विक कॉमर्स में और फूड डिलीवरी में अब इनको कंपटीशन बहुत टफ फेस होने वाला है। दो जोमैटो से जो ये प्रॉफिट कमा रहे थे, ब्लिंकिट में वो कैश बर्निंग कर रहे थे, अपने डार्क स्टोर्स खोल रहे थे, बट Amazon and Reliance, they're about to enter, they have started off their businesses in quarters to come। आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने वाला है इस पर्टिकुलर काउंटर पे। मेरा डिस्कंफर्ट है, मैं बोलूंगा फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं, और हायर लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुक कर लें, वही एडवाइजेबल होगा। ओके, तो इटर्नल पर 324 पर एग्जिट लेने की सलाह है। 324 के आसपास वैल्यूएशंस फिलहाल अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। कंपटीशन जो है वो क्विक कॉमर्स में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से रचित सर ने ये सलाह दी है। तो रचित सर, अपने इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक खास अपडेट देना चाहते हैं कि सोमवार को, माफ़ कीजिएगा, रविवार को, संडे को एक खास पॉडकास्ट जो है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसकी डिटेल आपको हमारी स्क्रीन पर भी अभी नज़र आएगी। ये जो पॉडकास्ट है, ऐसा न वैसा सिर्फ पैसा, ये जो है ये द वेल्थ कंपनी की MD एंड CEO हैं मधु लुनावत, उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत है प्रियंका संभव की। तो आप इस पॉडकास्ट को मनी 9 के चैनल पर संडे को एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। महिला फाउंडर हैं जो अपनी म्यूचुअल फंड की एम से लेकर आ रही है। 16 साल की उम्र में स्टार्टेड वर्किंग। सीए फाउंडेशन में मुझे फर्स्ट लेडी कैंडिडेट का खिताब भी मिला। उन लोगों को, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रही हैं? ऐसे दिन भी देखे हैं जहां हमें पता चलता कि भूख क्या होती है। मेरा डायरेक्ट इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो 0 है। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प लेती हूँ। वोलेटिलिटी SIP इन्वेस्टरों के लिए बेस्ट टाइम होता है। कहीं आपको लगा क्या कर रही हूँ मैं, फंस गई हूँ क्या? आई एम द फर्स्ट वन टू गेट एजुकेटेड इन माई फैमिली। हमारा पैसा, तुम्हारा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरे पैसे के साथ क्या करना है, कहाँ खर्चा करना है। नो जॉइंट अकाउंट, नो आस्किंग मी कि मैं क्या करने वाली हूँ। तरीका है अपने आप को बिजी रखने का, अपने आप को निखारने का, अपने आप को अपनी दुनिया के सामने रखने का।
तो माफ़ कीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि संडे को आप देख सकते हैं। आप इस पॉडकास्ट को एक्सक्लूसिवली मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर 15 अगस्त को यानी कि कल दोपहर 12 बजे देख सकते हैं। तो रचित सर, अपने बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर कि 2 दिन से मार्केट में तेज़ी है, तो सर इसके पीछे का रीज़न क्या है? कि वीकली एक्सपायरी है, ये एक रीज़न है या फिर कुछ और रीज़न आप देख रहे हैं सर? देखिए, आप इसको थोड़ा सा अगर और थोड़ा पीछे जाके स्टडी करें, आप ये देखेंगे कि मार्केट्स अपना जो सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। और हमने देखा भी था लास्ट फ्राइडे जिस तरीके से क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद वहां पे सपोर्ट फाइंड करते हुए मार्केट आपका ऊपर की ओर डायरेक्शन की ओर चल रहा है। हमने ये भी देखा था मंडे को जिस तरीके के फिगर्स आए थे, बाइंग फिगर्स आए थे, सॉरी जिस तरीके के फिगर्स आए थे म्यूचुअल फंड और एसआईपी, वो बढ़ रहे हैं। डीआईआईस का एक कंटिन्यूस इंटरेस्ट और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो फंड्स के थ्रू जा रहे हैं, उनका एक कंटिन्यूस इंटरेस्ट है। कई कई पॉकेट्स में आपको रिजल्ट्स भी थोड़े ठीक देखने को मिले। सो इट इज जस्ट एक परसेंटेज पॉइंट या हाफ मोर परसेंटेज एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस पर्टिकुलर अपसाइड को बहुत ज्यादा रीड करने के लिए अभी एट द फेस ऑफ इट कुछ नहीं दिख रहा है। कई कई पॉकेट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस लोग लगा के बैठे हुए हैं कि इस बार जो मीटिंग हो रही है अलास्का में, वहां से कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाता है, तो जितनी भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हैं और जितनी भी बातें हो रही हैं 50% टैरिफ क्योंकि हम रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, अगर रूट कॉज ही खत्म हो जाता है तो शायद हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ सके। उन एक्सपेक्टेशंस के चलते और थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग के चलते मार्केट थोड़ा सा आपका ऊपर जा रहा है, बट देयर इज नॉट मच टू रीड इन सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द मार्केट। ओके, लेकिन सर जो 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग होने वाली है, उसमें ट्रंप ने ये भी कहा है कि ट्रंप साहब ने कि अगर इसमें रूस ने जो है वो युद्ध नहीं रोका तो उस पर और ज़्यादा कड़े टैरिफ भी लगाए जाएंगे, प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। तो सर क्या अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है मीटिंग का, तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और भारतीय बाजार पर उसका क्या असर होगा सर? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, भारतीय बाजार अमेरिकन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे ही बाहर हो गए थे। और कब बाहर हो गए थे? 25% टैरिफ जब आपने लगाया था तभी। एंड व्हाई आई से सो, आप एक बेसिक कंसेप्ट समझिएगा, जो हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं ना, मार्जिन्स आर नॉट वेरी हाई, पैसा डबल नहीं हो रहा होता है वहां पे। 20-25% मार्जिन्स, 30% मार्जिन्स में काम हो रहा होता है। 25% जैसे ही आपने टैरिफ लगाया था, वी वर ऑलरेडी आउट ऑफ द बिजनेस, उसको आपने 50 कर दिया। अब आप ये बोल रहे हैं कि रशिया अगर नहीं मानता है तो हम और सैंक्शंस लगा देंगे। यू हैव ऑलरेडी थ्रोन अस आउट ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेड। और आप देखिए अराउंड 53% जो इंडिया का ट्रेड है वो इस टैरिफ से ऑलरेडी इंपैक्ट पे आ चुका है। स्टॉक्स ऑलरेडी उस तरीके से करेक्ट कर चुके हैं। एक प्रॉब्लम जो इस पूरे ड्यूरेशन में दिख रही है वो ये है कि ट्रंप साहब की तरफ से कल एक और स्टेटमेंट आया था कि 6 महीने का एपीआई रिक्वायरमेंट, 6 मंथ्स का एपीआई रिक्वायरमेंट उन्होंने बोला है सारी फार्मा कंपनीज को जो कि यूएस में प्रोडक्शन कर रही हैं, जल्दी से अपना फिल कर लें। हो सकता है अगर रशिया और यूक्रेन की बात नहीं बनती है तो ट्रंप साहब इस बार फार्मा पे भी कोई अनाउंसमेंट कर दें, तो हमारे फार्मा सेक्टर को आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होता हुआ दिख सकता है। आईटी में डायरेक्टली देखिए टैरिफ का कोई हिट नहीं है, क्योंकि टैरिफ जितना भी है वो प्रोडक्ट्स पे लगा है, सर्विसेज पे नहीं। सर्विसेज सेक्टर में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आईटी को वो हमेशा से टारगेट करते हुए आए हैं पिछले महीने 1.5 महीने से कि आप इंडियंस को मत हायर करिए और ये करिए और वो करिए। आईटी में कुछ और अनाउंसमेंट कर सकते हैं, फार्मा में कर सकते हैं। ये दो सेक्टर्स ऑलरेडी रेडार पे रहे हुए हैं और उसी तरीके से टू एन एक्सटेंड अंडर परफॉर्म भी किए हैं। दो थोड़ा सा फार्मा में आपने इस हफ्ते मूवमेंट देखा है, बट मैं समझ रहा हूं अगर कोई अनाउंसमेंट आता है तो नेक्स्ट वीक वो भी थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ओके, तो फार्मा और आईटी सेक्टर जैसे सर आपने बताया कि रडार पर रह सकते हैं, लेकिन इसमें सर एक अपडेट और है कि जो यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्कॉट बेसेंट, इन्होंने अब एक नई बात की है। ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप और पुतिन की ये जो मीटिंग है ये फेल होती है तो इसका असर भारत पर होगा और भारत पर टैरिफ को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, ये जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं उससे भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भारत पर और टैरिफ लगाएं। तो सर ये तो सीधा सीधा धमकाया जा रहा है मतलब। सिमरनजीत जी, आप एक चीज समझिए, जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना कि 25% टैरिफ पे, आपने मेरी टांगे तोड़ दी है।
आप ऐसे मान ही लीजिए आपने मेरी टांगे तोड़ दी हैं, अब आप उस पर और कितना हिट करेंगे? मेरा मोबिलाइजेशन तो वहीं खत्म हो गया। फ्रॉम योर फर्स्ट हिट आई एम अनेबल टू मूव। और जहां तक ये सारी बातें करें ना, मतलब यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आता है ना, मुझे ऐसा लगता है ना कहीं अब वो ना एक अपने लिए खुद के लिए एक ऐसा पोजीशन अपने दिमाग में सोच के बैठे हुए हैं कि वो कोई अजीमो शान शहंशाह है और पूरी दुनिया उनकी बात मानेगी, विच टू एन एक्सटेंट अब नहीं हो रहा है ऐसा। यूरोप, आप अगर सारे सैंक्शंस की बात देखें, रशिया से ऑलरेडी अपना सारा का सारा परचेजेस किए जा रहे हैं। किसने किसने नहीं सुना? कोई इनकी बात उस तरीके से नहीं सुन रहा है, कोई इनकी बात उनकी तरह। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इट इज नॉट इवन अबाउट रशिया। लेट अस बी ऑनेस्ट, वी ऑल नो इट, इट्स आउट एंड ओपन। पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दे दिया, जिसमें हमने ये कह दिया कि सीज फायर में ट्रम्प साहब का कोई भी हाथ नहीं था, दैट वॉज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स। वहां पे उनको जो ईगो पे हिट मिला है, उस ईगो हिट को कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई करने के लिए सारे कदम उठा रहे हैं। ये इकोनॉमी, ग्लोबल सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन से ऊपर का मामला हो गया है। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे और हो सकता है आपने भी सुना हो, अभी व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था वेर इन दे हैव आल्सो स्टार्टेड ऑफ डिमांडिंग नोबेल पीस प्राइज फॉर व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज डन। कितने वॉर्स उन्होंने एंड किया, और उन्होंने जो डेटा प्रेजेंट किया था उसमें इंडिया पाकिस्तान का नाम भी था। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप देखें, जब से ट्रंप साहब आए हर महीने एक सीज फायर करा रहे हैं, तो अब उनको नोबेल पीस प्राइज मिल ही जाना चाहिए। ये जो उनको आपने ईगो हिट दिया, जो उनके नोबेल पीस प्राइज पे आपने एक डेंट दे दिया है, ये कहीं ना कहीं उन सारी चीजों का ही वो है। रशिया और इन सब से कुछ नहीं हो रहा। और ठीक है, अब सैंक्शंस की बात कर ही रहे हैं, इफ इट हैज टू बी अ वॉर एंड इफ इट हैज टू बी एन इकोनॉमिक वॉर, डैमेजेस बोथ द साइड्स होंगे, कहीं ना कहीं में ब्रेसअप करके रखना पड़ेगा। अब हम डैमेजेस की बात करते हैं, बहुत क्लियर बात आपको कहता हूं, 30 to 40 बेसिस पॉइंट हमारी जीडीपी में डायरेक्ट फर्क पड़ेगा। और अगर रिपल इफेक्ट को कैलकुलेट करके चले तो जो 6.5% की हम जीडीपी की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, that might even come down to 4.5. Now that's a dent that we're talking about, but that is again कि हम एक ग्रोथ में तो रहेंगे, हम डी ग्रोथ में नहीं जाएंगे। हमारी आईटी, फार्मा, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बट एक थ्रेट के साथ आप बहुत ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकते। एक सारा का सारा जो है पॉलिटिकल और उनका जो पर्सनल ईगो है, उसी के चलते सब कुछ हो रहा है। तो ये जो बातें है ना कि रशिया अगर नहीं मानता है तो यूरोपियन यूनियन को बोल देंगे और सब कुछ कर देंगे, अब देखिए दिस इज समथिंग विच विल टाइम विल टेल। प्रॉब्लम है और एक डिस्टॉर्शन है ही। इसीलिए आप देखें, मैंने कमेंट्री की स्टार्टिंग में भी यही कहा था कि जो इन्वेस्टर्स भी है ना, डू नॉट जंप द गन, मार्केट्स करेक्ट करें। आप अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लें कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना है। जब भी मार्केट्स करेक्ट करें और उनमें करेक्शन आए, वहां पे आप स्टॉक पिकिंग करेंगे। अभी कुछ भी नहीं, ट्रेडर्स अपनी पोजीशन काटेंगे, इन्वेस्टर्स अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है सर, एक और सवाल रहेगा सर, जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का सवाल है, हमारे व्यूअर्स का भी सवाल है, और मैं भी पर्सनली आपसे जानना चाहूँगा कि फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो क्या इसमें बाज़ार में वापस से जो पिछले साल जैसे हम तेज़ी देख रहे थे, अगर पिछले साल अगस्त में निफ्टी का लेवल हम देखें सर तो 25,235 के आसपास था, और सितंबर में पीक पर था 25,810 के आसपास था आई थिंक, तो क्या ऐसी तेज़ी दोबारा से इस बार देखने को मिल सकती है? देखिए, आपके जो पर्सनल ग्रोथ फ्रंट है, जो आप अगर देखें अपनी इकोनॉमी को अगर स्टडी करें, हमारी इकोनॉमी में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे पास अब लिक्विडिटी है। हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? हमारे पास पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट जो है उस साइड से आ रही है। आरबीआई की तरफ से अगर हम देखें, आरबीआई भी इस पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ लोन को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हो रहा है। फेस्टिव सीजन हम अप्रोच तो कर रहे हैं, मगर ये जो जियोपॉलिटिकल हैंगओवर है, ये जब तक खत्म नहीं होता, और जो हमारी इंटरनल ग्रोथ स्टोरी में जो क्रेडिट डिफॉल्ट हम पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स में देख रहे हैं, वो जब तक कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाते, फ्रेश डिमांड भी, क्योंकि देखिए आप अगर बात करते हैं फेस्टिव डिमांड की, तो फेस्टिव डिमांड में जो मेजर है कंज्यूमर ड्यूरेबल या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या टू एन एक्सटेंट रियल एस्टेट, उस सब में आपको कहीं ना कहीं फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। वो फंडिंग आपको तभी प्रॉपर्ली होती हुई दिखेगी जब ये डिफॉल्ट थोड़े से कम होंगे। तो इस बार को आप पिछले फेस्टिव सीजन से मत कंपेयर करिए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, बट इट इज टू अर्ली टू से। अभी आप अगस्त में बैठे हुए, लेट्स सी इन मंथ्स टू कम किस तरीके से सिचुएशन बनती है।
हो सकता है अगर सिचुएशन थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन हो गई, या जो मैं स्टार्टिंग कमेंट्री में आपको कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जो हमारी ग्रोथ को बूस्ट दे। अब देखिए गवर्नमेंट हिंट्स तो दे ही रही है, जो बजट सीजन में हुआ, उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी में हुआ, अभी भी कुछ कुछ स्टेप्स हैं, जीएसटी रिवीजन हो सकता है, या कोई और टैक्सेशन बेनिफिट अगर गवर्नमेंट आपको दे दे तो उससे एक बूस्ट मिले। सो वी विल हैव टू क्लोजली सी एज टू वेयर द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग अस टू मूव इनटू, वहीं से एक डायरेक्शन आएगा। अभी इट विल बी टू अर्ली, क्योंकि इतने सारे टर्मोइल्स एक साथ चल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा बुलिश अभी नहीं, बट हाँ सिचुएशन इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली आपको डिमांड भी मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से बूस्ट मिलेगा तो भी आपको डिमांड आती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो हमारे लिए एक तो ये जो कमिंग मंडे है ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और आने वाले जो 1 से 2 महीने हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं कि किस तरीके से बाजार जो है रिएक्ट करता है। ठीक है रचित सर, हमारे साथ बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं सर, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं आपके लिए। तो सर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और पहला सवाल मेरा रहेगा, रविंद्र जी का सर सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास हीरो मोटो में 4100 रुपये पर इनकी बाइंग है, तो अब ये प्रॉफिट कहाँ बुक कर सकते हैं? देखिए हीरो मोटो पे हमारी ऑलवेज एक कमेंट्री रही है, हमारा लोअर साइड से बुलिश व्यू रहा ही है। जिस तरीके से हीरो मोटो चल रहा है और जिस तरीके से आपको नंबर्स भी अब देखने को मिल गए हैं, मैं समझता हूं फर्दर अपसाइड अभी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर बहुत नियर टर्म टारगेट्स आप लेके चल रहे हैं तो 5000 का एक ऐसा लेवल होगा जहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप मध्यम अवधि के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करके मेंटेन कर सकते हैं तो आपको 6000 से 6200 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग आपने करी है, इसको मेंटेन करिए, हायर एंड पे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ओके, तो रविंद्र जी नियर टर्म में आपको 5020 का इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 5020 रुपये पर, और मीडियम टर्म अगर आप लेकर चलें तो 6000 तक भी जा सकता है, वहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुकिंग इसमें कर सकते हैं। अगला सवाल सर अनुपम जी का है, ये पूछ रहे हैं कि GPPL में इनके पास 250 शेयर हैं 162 रुपये पर सर, तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रखें? 162 रुपए में 250 शेयर है। देखिए इनके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी ओवर होती हुई दिख नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं 152 लेवल्स पे, जो कि इनकी बाइंग प्राइस के बहुत पास है। तो इन लेवल्स पे तो कुछ भी नहीं करना है, मगर अगर मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते आपको डाउन साइड और बढ़ता हुआ दिखे और कहीं भी 134 से 136 की रेंज में आपको मिले, वहां पे आप चाहें और फंड अवेलेबिलिटी हो तो आप एक बार एवरेज कर सकते हैं। और जो आप एवरेज करेंगे उसका भी आपको एक स्टॉप लॉस मैं सुझा देता हूं, दैट विल बी 124। हायर जो आप एवरेज करेंगे उसको 124 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करेंगे, और फिर जहां भी आपको 156 रुपीज तक का भाव मिलेगा वहां पे आप एग्जिट करेंगे। ऐसे एक दो ट्रेड करके आप अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आइए, फिर इसमें थोड़ा सा आप समय दीजिए, और जैसे ही ये 168 लेवल्स को ब्रीच करके क्लोजिंग करेगा तो उसके बाद 198 लेवल्स तक भी जा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। तो अनुपम जी इसमें आप थोड़ा सा अभी वेट कीजिए, आप 134 से 136 पर एवरेज कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा 124 रुपीज़ का रहेगा, और 150 पर आप एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी GPPL के शेयर में यहाँ पर बनाकर चलनी होगी सर। सुधा मिसूरिया जी सर ये पूछ रहे हैं कि इनके पास BSE के शेयर हैं, 2495 रुपये इनकी बाइंग है सर, तो इसमें इनको क्या करना चाहिए सर? देखिए 2495 की बाइंग है, 2477 चल रहा है। मैं दर्शकों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जब अपने वो प्राइसेस दें एक बार अपनी पोजीशन का टाइमलाइन भी बता दें। देखिए अब इनके पास दो ऑप्शंस हैं, अगर इन्होंने इसको मीडियम टर्म के लिए ले रखा है तो कुछ भी नहीं करना है, ये एक कंफर्टेबल मूवमेंट है। अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिले, और अपॉर्चुनिटी मैं क्यों बोल रहा हूं कि BSE अगर उन भाव पे ट्रेड करेगा वापस तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है, कहीं भी 2100 या 2150 के लेवल्स पे मिले वहां पे ये चाहें तो और एवरेज कर सकते हैं, और उसके बाद ये जो एवरेज किया हुआ है उसको 2600 तक डिप्लॉय कर सकते हैं, और फिर हायर लेवल्स जो कि आने वाले समय में 3200 तक भी जाता हुआ दिखता है वहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं। मान लीजिए
कि ये इतनी लंबी ट्रेडिंग बेट नहीं देख रहे हैं और इन्होंने सिर्फ इसको बहुत ही छोटे समय के लिए लिया है, तो मैं इनको एक स्टॉप लॉस सुझा देता हूं। कहीं भी ये 2320 के नीचे बंद हो, वहां पे आप चाहें तो एग्जिट कर लें और लोअर लेवल्स पे एवरेज करें या किसी और स्टॉक पे आप मूवमेंट होते हुए देख सकते हैं। बट ये आपको आपके पोजीशन के हिसाब से सुझा दिया है, अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक है सर। अगले सर हमारे मेंबर हैं मनी9 के अजीत जी। इनका सवाल है सर कि प्रदीप फॉस्फेट, इनके पास ये जानना चाहते हैं, शेयर टारगेट जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए प्रदीप फॉस्फेट में, और ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें जो इनकी और ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं। जो पहले शेयर इन्होंने खरीदे हैं वो 217 रुपये पर खरीदे हैं सर, पारादीप फॉस्फेट के। देखिए, पारादीप फॉस्फेट रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा मूवमेंट दिया था। 217 रुपए में आपने ले रखा है, अभी देयर इज नथिंग मच टू रीड इनटू इट। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप खरीदने की और बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम इसमें आपको हो सकता है देना पड़ जाए। कहीं भी 178 लेवल्स के आसपास मिले, वहां पे आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं। और जो आपने 217 रुपए पे ले रखा है, कहीं भी आपको अगर एक यहां से ट्रेंड रिवर्सल दिखता है और 238 से 244 की रेंज मिलती है, वहां पे आप अपने एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। वैसे मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि ये जो मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं बहुत नियर टर्म के दिए हैं, अगर आप उसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको इससे भी ऊपर लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो नियर टर्म में अजीत जी आप पारादीप फॉस्फेट से 238 240 पर एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मीडियम टर्म में शेयर थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सर हमारे राजीव जी पूछ रहे हैं कि 2000 नीवा बूपा के शेयर हैं, 86 रुपीज़ % की बाइंग है, और वेटिंग प्राइस ये पूछ रहे हैं सर 96 और 100, क्या 3-4 महीने में ऐसा पॉसिबल है? देखिए, जो इनको प्राइस चाहिए वो क्या अभी आती है एट द वेरी फेस ऑफ इट, थोड़े से स्मकी चांसेस हैं। जिस तरीके का ये मूवमेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है और 78-79 रुपीज के ऊपर ये मेंटेन करने की कोशिश भी कर रहा है, बट एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अभी ये एक फर्दर डाउनसाइड के लिए तैयार होके बैठा हुआ है और जिस तरीके से मूव कर रहा है, हो सकता है आपको ये कहीं ना कहीं 72 से 74 लेवल्स पे जाता हुआ दिखे। अगर 3 महीने के लिए आपने होल्ड किया है तो मेरी समझ से आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए और हायर एंड पे जहां आपको एक बार एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले वो प्लीज लेके आप एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो राजीव जी हायर एंड पर आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं और आपको एक बार इसका रिव्यू करने की ज़रूरत है। और जो स्टॉक है वो 72-74 तक के लेवल भी यहाँ पर देख सकता है। अगले सर हमारे मेंबर हैं विनोद कुमार जी। सर इनका सवाल है कैंस टेक में क्या एंट्री करना चाहते हैं ये, क्या इनको एंट्री करनी चाहिए अभी? देखिए, काइंस टेक्नोलॉजीज में आप एंट्री करना चाह रहे हैं, चार्टिकल पैटर्न्स में अट्रैक्टिव लग रहा है। फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा समय दें। अभी जो इसने थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया है, मैं समझता हूं जैसा कि हमने आपको बोला भी है कि डाउन साइड पे एंट्री करने की सोचिए। 5600 के आसपास आता है, वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। 5600 पे अगर आप बाइंग करते हैं, फिर जब भी आपको 6340 6380 लेवल्स मिले और आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ले रखी हो तो वहां पे एग्जिट करें। मीडियम टर्म के लिए अगर होल्ड करते हैं तो 7400 तक भी आपको देखने को मिल सकता है, बट बाइंग यहां नहीं, लोअर लेवल्स पे। ओके, मनोज जी का सर अगला सवाल है। मनोज जी पूछ रहे हैं कि LOC में क्या करना चाहिए सर? LOC? जी एक सेकंड, मैं इनका सवाल दोबारा से रिपीट करता हूं। शायद ये IOC सर, IOC ये लिखना चाह रहे हैं। IOC में इनको क्या करना चाहिए सर? स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं। इनके पास फिलहाल शेयर्स हैं लेकिन इन्होंने शेयर्स की संख्या और बाइंग प्राइस अपना नहीं लिखा है, लेकिन इसमें स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं सर मनोज जी। ऑन अ लाइटर नोट, मुझे लगा मनोज जी ने इतनी ज्यादा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और सारी सुन ली है कि अब बोल रहे हैं भाई साहब आप सब इतनी सारा ज्ञान दे रहे हो, आप ये भी बता दो कि पाकिस्तान के साथ LOC में क्या करना है हमको। बट खैर, जोक्स अपार्ट,
आईओसी में देखिए जो सिचुएशन बन रही है ना, वो क्लियर डिपिक्शन दे रही है जो आपको जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रही है। एक बात ये भी आ रही है कि मान लीजिए अगर ये 15th को जो आपका अलास्का मीटिंग है ये फेल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब की ऐसी हरकत हो सकती है जिससे क्रूड में एक अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है, और क्रूड में अपसाइड देखने को मिला तो इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। दैट इज द रीजन ये कहीं ना कहीं एक रेंज में ही मूवमेंट कर रहा है। मैं ये बोलूंगा कि अभी आपकी बाइंग प्राइस आपने नहीं दी है, तो मैं सिर्फ लोअर लेवल्स और हायर लेवल्स आपको सुझा सकता हूँ। 132 का एक सपोर्ट दिख रहा है, और कहीं ना कहीं 152 154 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोर्ट आपकी बाइंग प्राइस के लिए होता है, रेजिस्टेंस आपकी सेलिंग प्राइस के लिए होता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक है सर। अनुज्ञाती जी का सवाल है कि मुथूट फाइनेंस, इसमें क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए? जो आज इसका भाव चल रहा है सर, जो करंट मार्केट प्राइस है, क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए? आज इसमें सर अच्छी खासी 10% से ज़्यादा की तेज़ी भी आई है। देखिए ये क्लियर केस है रिजल्ट रिएक्शंस का, और इन रिजल्ट रिएक्शंस पे अगर आप देखें इस पर्टिकुलर काउंटर को, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये स्पाइक अप अब थोड़ा ज्यादा हो गया है, और यहाँ पे ना एंट्री करने में लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन थोड़ा सा एक डिस्कंफर्ट मैं समझता हूँ आता हुआ दिखता है। थोड़ा सा वेट कर लें, और वेट करके आप ये देखें कि कहीं भी आपको ये लोअर लेवल्स पे मिले, नियर अबाउट 2600 के आसपास, या अगर आपको अपनी बाइंग थोड़ी सी और अच्छी करनी है तो 2440 के आसपास अगर देखने को मिलता है, वहीं हम इसको बाइंग करेंगे, अभी नहीं। अगर किसी भी दर्शक ने होल्ड कर रखा है तो उनको मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी ये नीचे जा रहा है, हो सकता है आपको 2840 तक के भी लेवल्स दिखा दे, बट उसके लिए यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। लो लेवल पे करेंगे, यहाँ नहीं। ओके, तो अनुज्ञाती जी, मुथूट फाइनेंस अभी आपको एंट्री अगर आप करना चाह रही हैं तो फिलहाल आपको वेट करना चाहिए। अगर आपको 2440 तक का लेवल देखने को मिलता है तो यहाँ से आप बाइंग करके इसमें चल सकते हैं। ठीक है सर। अगले सवाल की तरफ सर बढ़ते हैं। जय शिव जी ये पूछ रहे हैं कि इनके पास फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़ के 320 रुपये के भाव पर है सर शेयर, और एनसीसी के 240 रुपये पर इनकी खरीदारी है, तो क्या इनको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या एवरेजिंग करनी चाहिए सर? इसमें लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चल रहे हैं अभी ये। देखिए पहले हम खोल लेते हैं फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अभी 307 रुपए पे चल रहा है। कंपनी वैसे ठीक है, मतलब कंपनी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जिस तरीके से चल रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 280 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करे। 280 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता है, वापस से आपको कहीं ना कहीं एक बार दिखा सकता है 328 से 352 की रेंज। जब तक वो कर रहा है, आपको वहां पे अगर एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो चाहे तो बुक कर सकते हैं। जहां तक बात हो जाती है एनसीसी, देखिए एनसीसी बहुत ही ढंग का काउंटर है, और आप देखें एनसीसी के लिए आप फंडामेंटल्स भी अगर देखें, करंट प्राइस 219, बुक वैल्यू 117, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और 22% का है, और इक्विटी पे भी 12% और रिटर्न दे रहा है। बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। मैं समझता हूं अभी अगर एक अपसाइड आता है 234 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है, और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, मैं बोलूंगा आप पोजीशन अपनी बनाए रखें। इन टाइम टू कम आपको 280 290 लेवल्स भी ये काउंटर दिखाने का दमखम रखता है। ओके, तो अगले सवाल की तरफ से हम बढ़ें। अगला सवाल सर हमारे पास है शाकिब जी का। अभी हमने खैर बात भी करी थी बीएसई के शेयर पर सर, तो इनका सवाल है कि बीएसई इनके पास 2500 की खरीद है सर, 2500 के भाव पर, और सीडीएसएल इनके पास 1560 रुपये के भाव पर इनकी सर खरीदारी है, और ये टारगेट चाहते दोनों का सर, और 3 साल का ये अपना जो है व्यू लेकर चल रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा लगता है जब हमारे दर्शक ऐसे टाइम होराइजन की बात करते हैं। देखिए 3 साल के टाइम होराइजन का टारगेट निकालने के लिए शाकिब जी मैं बहुत ही छोटा आदमी हूं, और मैं क्यों बोल रहा हूं, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, दोनों ही सॉरी मार्केट इंफ्रा प्ले हैं, और जैसे ही आप देखिए ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है या जो भी टेंशंस हैं,
ये खत्म होते हुए दिखेंगे, वापस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड आपको आता हुआ दिखेगा। और मैं समझता हूं ये अभी भी मल्टी बैगर बनने का दमखम रखते हैं दोनों काउंटर्स ही। 3 साल के लिए आप होल्ड जरूर करिए। टारगेट्स टू अर्ली टू से, बट हाँ ये बात जरूर है कि आप मान के चलें आपको अच्छा एक कैगर रिटर्न ये दोनों काउंटर्स देके जाएंगे। आपके दोनों ही काउंटर्स बहुत उम्दा हैं। आपसे यही सजेशन दूंगा कि आप इसमें पोजीशन बनाए रखें, बट टारगेट्स टू अर्ली टू से। तो शाकिब जी, आप बीएससी और सीडीएसएल में पोजीशन बनाए रख सकते हैं, लेकिन आपका जो होराइजन है, टाइम होराइजन, वो 3 साल का है, तो उसके लिए फ़िलहाल जो टारगेट बताना पॉसिबल नहीं है। तो मिस्टर अहमद जी, सर इनका अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं सर कि इनके पास बंसल वायर इंडस्ट्रीज़ 50 शेयर हैं 415 के भाव पर, और श्रीराम प्रॉपर्टीज़ इसके 120 शेयर हैं 90 रुपये के भाव पर। तो अब ये पूछ रहे हैं सर कि इसको होल्ड करें या फिर सेल कर दें सर? देखिए पहले देख लेते हैं बंसल वायर इंडस्ट्रीज एंड आई एम सो सॉरी, मैं फंडामेंटली इस स्टॉक को मॉनिटर नहीं कर रहा हूं, तो मैं फंडामेंटल्स पे तो आपको ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स में मैं आपको बता देता हूं जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, आपको फर्दर डाउनसाइड ये भी देता हुआ दिख सकता है, जो कि स्टॉक को ड्रैग डाउन कर सकता है 328 लेवल्स पे। इसमें अपसाइड आपको सिर्फ तभी देखने को अब वापस मिलेगा जब ये पर्टिकुलर काउंटर 384 के बाद क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करेगा। बिकॉज आई एम नॉट मॉनिटरिंग दिस कंपनी फंडामेंटली, मैं फंडामेंटल्स में नहीं कमेंट कर पा रहा हूं, और जैसे ही वो ब्रेकआउट देगा 464 लेवल्स तक जा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ सर, इस पर भी इनका सवाल था। श्री राम प्रॉपर्टीज पे भी इनका सवाल है, एक जी। सेकेंड। श्रीराम प्रॉपर्टीज 89 रुपीज पे चल रहा है, और आप देखें अभी एक बेस फॉर्मेशन की ओर ये ज्यादा टारगेट अपना करता हुआ दिख रहा है। इसमें बहुत ज्यादा अभी आपको मूवमेंट आता हुआ एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिखेगा। मेरी समझ से अगर आपने ले रखा है और आपका बहुत लंबी अवधि का नजरिया नहीं है, कहीं भी आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले अराउंड 108 से 112, आई वुड सजेस्ट वो आप ले लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज्यादा अभी कोई मैजिक होता हुआ इस काउंटर पे नहीं दिखता।